हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ये वही जगह है ना जहाँ तुम उसे दिन अकेले भी गई थी? हाँ, केन झरने के पास वही जगह है। आप चेंज कर लीजिए। वंश का सामान कमरे में पहुंच चुका था। गीत, सूटकेस, मेरे कपड़े, मेरा नाइट सूट निकाल दो। वंश की बात पर गीत ने हैरानी से देखा। ठीक है। गीत वंश का सूटकेस खोलती है। थोड़ी ही देर में वंश भी चेंज करके आ चुका था। जब वो बाथरूम से बाहर आया, गीत परेशानी की हालत में कमरे में इधर उधर देख रही थी। क्या हुआ? वंश ने उसे देखकर पूछा। मैं अपने सोने के लिए जगह देख रही थी। वंश नोटिस किया कि वहां पर कोई बड़ा सोफा नहीं था, सिर्फ दो वुडन चेयर्स लगी हुई थी। कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, परेशान मत हो, तुम भी चेंज कर लो। गीता भी अपने कपड़े बदलने चली गई। वंश गीत के बारे में पूछना चाहता था, क्योंकि वंश उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसके रिश्ते नाते, उसके मॉम डैड, आखिर जो उसने सोचा था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट था जो वो देख रहा था। मगर इस टाइम वो कोई बात करके अपना काम खराब नहीं करना चाहता था। वो गीत को मनाने आया था। कहीं ऐसा ना हो कि वो और रूठ जाए। गीत की जिद को वो देख चुका है। सभी लोग तो मुझे जिद्दी कहते थे, मगर लगता था कि ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। वंश बेड के क्राउन से टेक लगाए कमरे की तरफ देख रहा था। एक साइड पर एक अलमारी बनी हुई थी। अलमारी के साथ ही ड्रेसिंग टेबल बना हुआ था। सामने छोटी सी एलसीडी लगी थी। एक छोटा स्टडी टेबल था जिस पर बुक्स रखी हुई थी और कुछ गीत की फोटोग्राफ्स लगी हुई थी, जिसमें वो अपनी सहेलियों के साथ अलग अलग पोज दे रही थी। ये लड़की वो तो नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। वंश के दिमाग गीत के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही थी। वंश खुश था कि कमरे में कोई बड़ा सोफा नहीं है। आएगी तो बेड पर उसी के साथ। ऐसा पहली बार था कि वो दोनों एक साथ होंगे। नींद नहीं आ रही है आपको? वंश को ऐसे बैठे देखकर गीत ने कहा। गीत, जहाँ मेरे पास आकर बैठो। गीत वंश की तरफ देखती हुई उसके पास आ गई। वंश ने उसका हाथ पकड़कर उसने उसे बिठा दिया। प्लीज गीत, मुझे माफ कर दो। वंश ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए जहाँ तक आया हूँ। माफी तो मैं डिजर्व करता हूँ। तो क्या आप सिर्फ मुझसे माफी मांगने के लिए जहाँ तक आए हैं? तो और किस लिए आया हूँ? अब मेरी बीवी रूठ कर बिना बताए इतनी दूर जाकर बैठ जाएगी, तो उसे मनाने के लिए पीछे तो आना पड़ेगा। वंश ने मुस्कुराकर कहा। छोड़िए इस बात को, मैं भूल गई। वैसे अब हमें सोना चाहिए। शादी कल सुबह है। वंश ने कहा। नहीं, शादी परसों है। कल को हल्दी होगी और मेहंदी है। गीत ने बताया। आप शादी तक रुकेंगे? गीत ने पूछा। तुम कहोगी तो रुक जाऊंगा। वैसे मेरा इरादा तो तुम्हें साथ लेकर जाने का ही। तो शादी तक यहीं हूँ मैं। ठीक है, कल हल्दी है, परसों शादी है, और परसों रात को तो कोई फ्लाइट भी नहीं होगी। हम लोग शादी के अगले दिन ही जहाँ से चले जाएंगे। जैसा तुम कहो, वंश ने कहा। वंश के ऐसा कहने से गीत के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। चलो अब सो जाते हैं। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर लेटने लगे थे कि गीत के फोन पर रिंग हुई। उसका फोन वहाँ स्टडी टेबल पर पड़ा था। मेरी फ्रेंड का फोन है, मैं थोड़ी देर बात करके आती हूँ, कहते हुए गीत कमरे से बाहर निकल गई। इतनी रात को फोन कर रही हो? गीत ने उससे कहा। मैं अभी फ्री हुई हूँ काम से, घर जाते हुए तुम्हें फोन कर रही। वो कहने लगी। वो कनाडा में एक नर्स का काम करती थी, तो उसके काम करने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। अच्छा बताओ, वंश का फोन आया क्या तुमसे माफी मांगने के लिए? नहीं, गीत ने कहा। तब तुम दोनों का रिश्ता नहीं चल सकता। उसे कोई परवाह ही नहीं। तेरी पीछे एक फोन तो करना चाहिए था। कैसी माफी? मेरी पूरी बात तो सुनो। वो खुद आ गया है माफी मांगने के लिए। गीत ने कहा। क्या कह रही हो? सच में वो कोई तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं आया है, तो और किस लिए आया है? गीत ने परेशान होकर कहा। प्यार करता है तुमसे, इसलिए आया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। तो क्या वो कमरे में ही है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं बाहर आ गई। बस अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम खत्म हुआ है, हम सोने ही लगे थे। तो अपने मियाँ को अकेले कमरे में अकेले मत छोड़। जाओ, कल बात करेंगे। बस याद रखो, वो तुम्हें प्यार करता है, चाहता है। वो शायद ये ना कह सके, मगर गीत, अगर जिंदगी तुम्हें प्यार इज्जत सब दे रही है तो उसे अपनी झोली में समेट लो। जहाँ तक तुम्हारे पीछे आना वंश जैसे लड़के के लिए, जैसा कि तुमने उसके बारे में मुझे बताया है, बिना प्यार के तो आया नहीं। तुम्हारे पीछे आकर उसने तुम्हें इज्जत भी दी है। अब कोई जिद मत करना, और रिश्ते में पहल अब तुम्हें करनी है। चल, मैं फोन रखती हूँ। गीत कमरे में आती है। वंश सो रहा था। उसने लाइट ऑफ की और नाइट बल्ब ऑन कर दिया। वो अपनी साइड पर लेट गई।
वंश करवट लिए उसी की तरफ चेहरा किया सो रहा था। वो हल्की रोशनी में उसकी तरफ देखने लगी। उसके दिमाग में सिमरन की कही हुई बातें आने लगीं। वो तुम्हें चाहता है, इसीलिए तुम्हारे पीछे आया है। अगर जिंदगी खुशियाँ दे रही है तो उसे अपनी झोली में सिमेट लो। यही सोचते हुए वो वंश चेहरे की तरफ देखने लगी। क्या ये सच है जो सिमरन ने कहा? सोचकर उसका खुद का ही दिल धड़का था। वो इतने दिनों से वंश के साथ थी। ऐसा तो नहीं था कि उसमें कोई बुरी आदत थी, सिर्फ गुस्से को छोड़कर उसमें कोई कमी नहीं थी। जिस तरह से उन दोनों की शादी हुई, इसमें वंश का भी कोई दोष नहीं था। वंश को देखते हुए गीत के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई थी। उसके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उसके दिमाग में सिमरन की कही हुई बातें आने लगीं। वो तुम्हें चाहता है, इसीलिए तुम्हारे पीछे आया है। अगर जिंदगी खुशियां दे रही है तो उसे अपनी झोली में समेट लो। यही सोचते हुए वो वंश के चेहरे की तरफ देखने लगी। क्या ये सच है जो सिमरन ने कहा? सोचकर उसका खुद का ही दिल धड़का था। वो इतने दिनों से वंश के साथ थी। ऐसा तो नहीं था कि उसमें कोई बुरी आदत थी, सिर्फ गुस्से को छोड़कर उसमें कोई कमी नहीं थी। जिस तरह से उन दोनों की शादी हुई, इसमें वंश का भी कोई दोष नहीं था। वंश को देखते हुए गीत के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई थी। उसके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वो अभी भी लगातार वंश की तरफ ही देख रही थी। ये गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, हल्की हल्की चेहरे पर वो दाढ़ी रखता था। एक अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा जिसमें कोई कमी नहीं थी। क्या सचमुच मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मेरे पीछे आया है? सोचते हुए गीत अपने दिल को संभाल रही थी। सच था कि प्यार तो गीत को भी हो चुका था। शायद लड़कियां ऐसी ही होती हैं कि जब उनकी शादी होती है तो वो सामने वाले को खुद ब खुद अपना मान लेती हैं। वंश ने पहली बार थोड़ा सा उसे रिस्पॉन्स दिया था और शायद वो अपना पूरा दिल ही उस पर हार गई थी। थोड़ी देर वंश की तरफ वो देखती रही, फिर उसने अपना हाथ धीरे से वंश के बालों को सहलाया और मुस्कुराकर दूसरी साइड करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद वंश आंखें खोलता है। तब तक गीत दूसरी साइड अपना चेहरा कर चुकी थी। लगता है गीत के दिल में भी मेरे लिए जज्बात उभरने लगे हैं। पंजाबी में कहें तो कुड़ी ता मैं पट लई। वंश मुस्कुराया, मगर मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। अभी प्यार के इजहार के लिए टाइम लगेगा। प्यार का इजहार पहले मुझे ही करना है, मगर इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकता मैं। वो भी वापस सोने की कोशिश करने लगा। असल में वंश सोया ही नहीं था, वो गीत का इंतजार कर रहा था। जब गीत अंदर आई तो सिर्फ उसने आंखें बंद की थीं, मगर जब गीत लगातार उसकी तरफ देखने लगी और उसके बालों पर हाथ लगाया तो वो जान गया था कि गीत उसे पसंद करती है। अब उसे अपनी फीलिंग भी पता थी और गीत की भी, मगर इजहार की जल्दी वो नहीं करने वाला था। गीत के बारे में सोचते सोचते बहुत गहरी नींद में चला गया। सुबह गीत की आंख पहले खुल गई थी। वंश की गर्म सांसें उसके गाल पर पड़ रही थीं। उसने ख्याल किया कि वो वंश के बिल्कुल साथ लगकर सो रही है। वो सीधी लेटी हुई है और वंश ने उसकी तरफ करवट ली हुई है। वंश का हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है। उसे लगा कि वंश सोते हुए उसकी तरफ आ गया। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। वंश के इतने नजदीक वो पहली बार थी। उसकी नजदीकी उसे अच्छी लगी, मगर उसने अपनी साइड पर नजर घुमाई तो वो अपनी जगह छोड़कर वंश के तकिए पर थी। हे भगवान, उसने अपने मन में कहा। वो धीरे से उठने की कोशिश करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि वंश उठ जाए। जैसे ही उसने वंश की बाजू उठाकर साइड करनी चाही, उसकी आंख खुल रही। उसने गीत की तरफ देखा और अपनी बाजू उसके ऊपर से हटा ली और करवट लेकर फिर सोने की कोशिश करने लगा। गीत उसकी तरफ देखती हुई बेड से उतर गई। क्या सोचता होगा मेरे बारे में? वो वंश के बारे में सोचती बाथरूम में चली गई। हे वाहेगुरु, क्या किया मैंने? कैसे उसके तकिए पर सिर रखकर सो रही थी? मैं उसके इतना करीब थी, उसे बाहर जाने में भी घबराहट हो रही थी। गीत बाथरूम में ही थी कि किसी ने उनके कमरे का दरवाजा नॉक किया। वंश जो जाग ही रहा था, उसने उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने ताईजी खड़ी हुई थीं। उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। रात को नींद तो अच्छी आई बेटा, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आई थी। गीत कहाँ है? गुड मॉर्निंग ताईजी, गीत ने बाथरूम से निकलते हुए कहा। आ जाओ बच्चे, चाय पी लो, वो गीत से कहने लगी। आप दोनों चाय बिना नहाए ऐसे ही आ जाओ, सभी बच्चे उठ चुके हैं, सभी आप दोनों के बारे में पूछ रहे हैं, फिर वापस आकर तैयार हो जाना। ताईजी कहने लगी। ठीक है, हम आ रहे हैं। ताईजी चली गईं।
आपके लिए मैं ब्लैक कॉफी बनाती हूँ। ताई जी के जाने के बाद गीत ने वंश से कहा, नहीं कोई बात नहीं, वो बड़े प्यार से लेकर आई हैं। चाय पीने के बाद गीत ने वंश से कहा, चलिए हम चलते हैं। ऐसे ही बिना तैयार हुए? वंश ने कहा, कोई बात नहीं, वहाँ पर सभी ही ऐसे मिलेंगे आपको। गीत ने मुस्कुरा कर कहा। वो दोनों कमरे से बाहर आए। वंश लॉबी में गीत की उसके मॉम डैड के साथ तस्वीर देखने लगा। अंकल को इस दुनिया से गए हुए कितना टाइम हो गया? वंश ने कहा, पापा को तो तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। माँ को गए हुए अभी थोड़े महीने हुए हैं। जब तुम वहाँ आई थी उससे पहले तुमने शादी के टाइम कहा था इस बारे में? वंश ने कहा। हाँ, गीत ने कहा। वो देख रहा था कि घर का पेंट हुए थोड़ा टाइम हो चुका था, जिस वजह से कहीं कहीं पेंट उखड़ा हुआ था। वो दोनों घर की लॉबी से बाहर आंगन में आते हैं। बाहर से भी घर का पेंट खराब था। वंश देखता है आंगन की एक साइड लॉन है जो देखभाल न होने की वजह से सूख गया था। एक साइड गाड़ी के लिए गैराज बना हुआ है। लॉन की साइड ही एक छोटा दरवाजा था जो गीत के बड़े दादाजी के घर जाता था। वो दोनों वहीं से जा रहे थे। सही बात थी, उनके उठने से पहले सभी उठ चुके थे। हम कब से आप दोनों की वेट कर रहे थे? रवनीत ने कहा। घर के बड़ों को छोड़कर घर का कोई भी तैयार नहीं था। सभी ने नाइट सूट पहन गप्पे लगा रहे थे। वंश नोटिस कर रहा था कि उसने सिर्फ गीत की मॉम को ही साड़ी पहने देखा था तस्वीर में। वहाँ कोई भी औरत साड़ी पहने नहीं थी।